एंगल सेक्टर के डाउट्स थे ना, मतलब एंगल बाय सेक्टर के बारे में आपको वो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ एक बार। 11th क्लास में जो पढ़ते थे आपके वो पेपर में आता होगा। देखो इधर, दो लाइंस के बीच एंगल बाय सेक्टर, एंगल बाय सेक्टर, पहले ये एक बार आपको बताऊंगा मैं। एंगल बाय सेक्टर क्या, सारे बच्चे ध्यान से समझ लेना। सबको क्लियर दिख रहा होगा? जो एंगल बाय सेक्टर है, एंगल बाय सेक्टर क्या होता है, जैसे दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है, देखो भाई बच्चों, तो हमें इनके एंगल बाय सेक्टर का इक्वेशन निकालना होगा। तो इनको देखो, इन इन एंगल्स को बाइसेक्ट करने वाली लाइन, एक लाइन तो ये ऐसे जाएगी, एक लाइन ये ऐसे जाएगी, ठीक है। लाइनें चाहे कैसी भी हो, लेकिन एंगल बाइसेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो एंगल बाइसेक्टर की वैसे डेफिनेशन जो होती है वो क्या होती है, जो एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन है वो क्या होती है, मैं ये कह रहा हूँ क्लास लेते वक्त बोलना मत कर ज्यादा, जल्दी चल ना, मैं अपने आप कर लूंगा, चल अब बोली मत। हाँ भाई बच्चों देखो, एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है, देखो ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है, लोकस ऑफ द पॉइंट, बस थोड़ी देर का काम है। लोकस, ये डेफिनेशन ये होती है, लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइंस, जो लाइन से इक्विडिस्टेंस रहता है, ठीक है। अब क्या है, उसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइन। अब ये तो बाद में बढ़ता भाई, लोकस आप जानते हो, लोकस कैसे निकालते हो, किसी भी सर्कल का किसी का भी लोकस निकालना होता है। जैसे दो लाइन है, ये आपको दो लाइनों के इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर पे मान लो कोई पॉइंट पी एच की है मान लो, ठीक है। ये दो लाइन है, मान लो L1 मान लो आपके पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये L2 है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन है आपके पास, है ना। तो इन दो लाइनों के एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना हमें। तो ये पी एच के कोई एनी पॉइंट लिया इस लाइन के ऊपर, ठीक है। पी एच के भी एनी पॉइंट और एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट है। तो जो एंगल बाइसेक्टर मैंने अभी आपको बताया कि दोनों लाइनों से इक्वी डिस्टेंस होता है, इससे भी और इससे भी। आवाज क्लियर आ रही है सब बच्चों को, इस लाइन से भी और इस लाइन से भी, ठीक है। अब देखो, इसका इसका मतलब P की इस लाइन L1 से डिस्टेंस, ये दो लाइनें हैं, ये मान लो L1 लाइन है, L1 है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये L2 है a2x प्लस b2y प्लस c2, जनरल लाइन का इक्वेशन लिखा। तो इक्वी डिस्टेंस है, तो P की जो है इस लाइन से डिस्टेंस इस लाइन से डिस्टेंस बराबर होगी। तो क्या हो जाएगा, देखो भाई, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L1, तो लेट P H K be any point on angle bisector, any point on angle bisector, एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट है। तो देयरफॉर एक बात बताओ, P की L1 से डिस्टेंस और P की L2 से डिस्टेंस बराबर होगी, ठीक है। तो P की L1 से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L1 से डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L1, भाई आपको किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस पता है, उसमें पॉइंट रख देते थे, आप पढ़ते थे a1h प्लस b1k प्लस c1, इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ L2 से डिस्टेंस a2x h प्लस b2k प्लस c2, इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये आ गया, इसको अब h को किससे रिप्लेस कर दो, रिप्लेसिंग h के। अब ये इक्वेशन आ गया भाई, एंगल बाइसेक्टर रिप्लेसिंग एच के बाई एक्स वाई से रिप्लेस करोगे तो ये बन जाएगा, और इसको मॉडुलस हटाओगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 का जो मॉडुलस है, डिवाइड सॉरी मॉडुलस हटा दो, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस में a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये हो गया भाई। अब प्लस माइनस दो है, दो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन स्टार है, एक प्लस एक एक दो एंगल बाइसेक्टर ही, क्योंकि हर एंगल बाइसेक्टर दो होते हैं। देखो जरा, इसका एक ये एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, एक दूसरे को करेगा, यहाँ पॉइंट इधर भी हो सकता है। तो एक प्लस, इसमें एक साइन जो है, एक प्लस या माइनस दो लिखे, एक प्लस लोगे तो एक लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, माइनस लोगे तो दूसरे का आ जाएगा। एक जो है आपका प्लस लोगे तो
एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, एक ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये हमें कैसे पता लगेगा, देखो जरा कि भाई ये एक्यूट है या ऑब्टूज है या कैसे है। देखो ये हमें कैसे पता लगेगा, देखो भाई बच्चों, अब हमें जो है ये इक्वेशन हमारे पास ये आ गया था, हमारे पास इक्वेशन ये आ गया था a1x प्लस b1y प्लस c1, पहली लाइन का इक्वेशन याद आप ऐसे रख लेना, अंडर रूट a1 स्क्र प्लस b1 स्क्र इज इक्वल टू प्लस माइनस में a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a2 स्क्र प्लस b2 स्क्र। ये इक्वेशन आ गया आपके पास स्टार। अब आपको ये कैसे पता लगेगा ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है या ऑब्टूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा जी, मतलब ये दोनों एंगल बाइसेक्टर आ गए, है ना। आपको इसका पता करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो ये क्या है, अब इसके डेरिवेशन पे तो मैं नहीं जाऊंगा, आपको सीधा बता देता हूं, ध्यान रखना बात ये। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा, ऑब्टूट एंगल। देखो इसमें दो चीजें पूछते हैं, एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन और एंगल बाइसेक्टर नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। देखो भाई एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन ये जनरली पूछ लेते हैं। देखो ये दो लाइनें हैं, ये है कंटेनिंग ओरिजिन और नॉट कंटेनिंग ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जैसे ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, तो ये जो एंगल है ना, इस एंगल में ओरिजिन कंटेन हो रहा है, देखो इधर ये आ रहा है, आप समझ गए बात ये, इस एंगल में ओरिजिन कंटेन नहीं, क्लियर होगी बात ये। तो एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन और नॉट कंटेनिंग ओरिजिन का मतलब ये होता है भाई बच्चों, ठीक है। अब देखो इसमें आप क्या करना, इसको सोल्व करो, कैसे पता लगेगा कि कौन सा एंगल बाइसेक्टर ओरिजिन को कंटेन कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। देखो इस पे आप सबसे पहले ये जो इक्वेशन स्टार है, इसमें दो इक्वेशन आएंगे, इसको मेक C1 को पॉजिटिव बना लेना, C1 मेक C1 ग्रेटर देन 0, C2 ग्रेटर देन 0, दोनों को पॉजिटिव बना लेना, ठीक है। जब C1 C2 पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है, फिर देन पॉजिटिव साइन ऑफ इक्वेशन स्टार always gives एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, ओरिजिन को कंटेन करने वाला होगा, ठीक है। और नेगेटिव साइन ये हमेशा होगा भाई, ठीक है, एंड नेगेटिव साइन गिव्स एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। तो ये हो जाएगा भाई ओरिजिन कंटेनिंग नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन दूसरी पॉइंट, ठीक है भाई। फिर अब आपको होगा जी एक्यूट एंगल और ऑब्टूट एंगल कौन सा है, पता लगेगा कि ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, ये ऑब्टूट एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। वो वैसे इसका स्लोप निकाल के तो पता करते हैं हम ये सारी चीजें, भाई इसको बाइसेक्ट करेंगे, अगर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, है ना, इनके बीच में एंगल, ये इस जो इन लाइनों के बीच में एंगल पॉजिटिव आएगा ही, है ना। तो वो उसको सोल्व करते हैं ऐसे इसके अंदर, तो उसमें तो लगेगा, आप समझ गए होगे बात, ये यही ध्यान कर लेना। अच्छा फिर एक्यूट और ऑब्टूट एंगल का पता करने के लिए इसके क्या तरीके हैं, टू फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर। एक्यूट और ऑब्टूट एंगल बाइसेक्टर आपको पता करना है तो क्या होगा, देखो हाँ भाई देखो बच्चों, तो ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर पता करने के लिए क्या करोगे, इसके अंदर जो ये दे रखा था ना, इसमें ये काम तो करना ही है आपको, मेक C1 ग्रेटर देन 0, C2 ग्रेटर देन 0, अगर है नहीं तो इसको ग्रेटर देन 0 बना लेना आप, ठीक है। C1 C2 को पॉजिटिव बनाना, फिर दूसरा काम क्या करना, फाइंड, अब आप निकालना भाई A1 A2 प्लस B1 B2, ये फाइंड आउट करना भाई, या तो ये पॉजिटिव होगा या ये क्या होगा, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव हुआ, तीसरा पॉइंट क्या भाई, इफ, अब देखो A1 A2 प्लस B1 B2, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो देन पॉजिटिव साइन ऑफ इक्वेशंस, क्योंकि भाई निकालने तो आपको इस तरीके से ही सीधे को डेरिवेशन तो करना नहीं है, इक्वेशन स्टार गिव्स ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर, एंड नेगेटिव साइन
नेगेटिव साइन गिव्स ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। आप समझ गए बात ये। और भाई दूसरा, अगर इफ a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 है, तो देन ये क्या होगा, देन पॉजिटिव साइन गिव्स, पॉजिटिव साइन गिव्स एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड नेगेटिव साइन गिव्स ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर, गिव्स ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। और भाई ये अगर जीरो के इक्वल हो a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू जीरो, आपको होगा जीरो आ जाए, तो जीरो आ जाएगा तो कोई एक्यूट ऑब्टूज नहीं, क्योंकि फिर जीरो आएगा तो ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, दोनों लाइनें देन लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो कोई एक्यूट ऑब्टूज तो होगा नहीं, दोनों परपेंडिकुलर, देन लाइंस आर परपेंडिकुलर। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात। देखो भाई बच्चों, क्या इस पे एक इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, बस ज्यादा कुछ नहीं है। आपको एंगल बाइसेक्टर समझ में आ गया कि आपको जो है, देखो जैसे कोई भी लाइन लिख दी, अच्छा लाइन चाहे कैसी भी हो, परपेंडिकुलर है या नहीं है, लेकिन उनका एंगल बाइसेक्टर हमेशा हमेशा जो एंगल बाइसेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलर होते हैं लाइनों के। ठीक है, ये दो, जैसे ये लाइनें लिख दी मैंने, एक लाइन लिख दी भाई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, एक लाइन आपकी लिख दी 1, दूसरी लाइन लिख दी 5x माइनस 12y इज इक्वल टू 8, ये दूसरी लाइन। ठीक है, अब आपको इनके एंगल बाइसेक्टर निकालने हैं। देखो जरा, इसके एंगल बाइसेक्टर निकालने हैं, तो जैसे आपसे पूछे फाइंड एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, देखो भाई बच्चों, आप इसको इधर लेके आओगे, ये लिखा 3x, वैसे पहले इसको बनाओ, प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आपको बताया था ये क्या होगा, 5x माइनस 12y इज इक्वल माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखो सबसे पहले तो मैंने बताया था मेक C1 C2 पॉजिटिव, फिर ये इक्वेशन निकालना जो एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन है या नॉट कंटेनिंग ओरिजिन है, इसको आराम से पॉजिटिव बना लोगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 4y और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 आ गया। दूसरा, इसको माइनस से, पहले C1 C2 को दोनों नेगेटिव है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, तो पॉजिटिव बढ़ाएंगे हम, माइनस 5x प्लस 12y प्लस 8 हो गया इक्वेशन 2। इनको ऐसे बना लो। अब इनका एंगल बाइसेक्टर किसके इक्वल होगा, देखो जरा, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, पहले इक्वेशन लिखो, किसी भी तरह का आंसर आ जाए कोई इशू नहीं है। देखो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, देखो भाई इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा भाई, पहली लाइन का इक्वेशन लिखोगे, माइनस 3x माइनस 4y है ना, प्लस 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र, 3 का स्क्र प्लस 4 का स्क्र, स्क्र में फर्क, पाई प्लस माइनस का फर्क नहीं होता, प्लस माइनस में माइनस 5x प्लस 12y और प्लस 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्र प्लस 12 का स्क्र, ये 5 आ जाएगा, या 13 आ जाएगा। तो इसको, ये दो इक्वेशन आगे आगे देखो, ये बन गया आपका माइनस 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 12y प्लस 8 डिवाइडेड बाई 13। अब जैसे आपसे ये पूछ ले, अगर आपसे जैसे ये पूछ लिया, देखो प्लस माइनस भाई यहाँ पे है ना, तो अगर इसमें एक्यूट ना ओरिजिन कंटेनिंग निकालना आ जाए, तो इसमें प्लस वाला ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन क्या है, एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। तो इसमें क्या करोगे भाई बच्चों, प्लस का साइन, प्लस वाला सीधा, माइनस 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 12y प्लस 8 डिवाइडेड बाई 13, ये आ गया सीधा। ठीक है, सोल्व करोगे 13 से इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, इसको सोल्व, और नॉट कंटेनिंग ओरिजिन मेरे ख्याल से आप कर लोगे, इस पूरा सिंप्लीफाई कर लेना इसको,
नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा। -3x -4y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू -5 माइनस इंटू में -5x प्लस 12y माइनस प्लस 8 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है। एक्यूट और ऑब्टूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है तो यहाँ A1 बाई A1 इंटू में A2। अब A1 आपका ये है, A1 A2 प्लस B1 B2, इसको कैलकुलेट करूं, A1 A2 प्लस B1 B2, तो भाई A1 A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 इंटू में -5। ठीक है। A1 ये है, A2 ये है, प्लस -4 इंटू में 12, तो जैसे ये कितना होगा 15 माइनस में 48, नेगेटिव आएगा, आगे नेगेटिव नेगेटिव आएगा, तो जो प्लस वाला है ये तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। कैसे होगा ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ये क्या होगा ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, माइनस वाला ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर। क्लियर होगी सब बच्चों को बात, कोई इशू है इसमें? ठीक है भाई, ऐसे एंगल बाइसेक्टर के ऊपर इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। दो लाइनें L1 L2 का इक्वेशन गिवन होगा, आप उन दोनों लाइनों के एंगल बाइसेक्टर का जो इक्वेशन निकालो ना, तो L1 पहली लाइन का इक्वेशन लिखना डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, दूसरी लाइन प्लस माइनस दूसरी लाइन का इक्वेशन, बड़ा सिंपल सा काम है। ठीक है। पेयर ऑफ लाइंस के केस में, जो पेयर ऑफ लाइंस थी उसमें एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन ये सीधा याद कर लियो चाहिए, ये ओरिजिन कंटेंट वाली लाइन थी ax स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होता था, एंगल बाइसेक्टर ये याद कर ही रखा होगा आपने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज डिवाइडेड बाई एक्स वाई बाई, कुछ ऐसे होता है एक्स वाई बाई H2H। ठीक है। ये आप इसको सोल्व करके देख लोगे, ये इक्वेशन बन जाएगा। चाहे इसका इक्वेशन ये थोड़ा सा मुझे प्रॉपर से याद नहीं है, फार्मूला पढ़ लेना है भाई, है ना, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र बाई ए माइनस बी बाई, शायद यही होता है एक्स वाई बाई 2h। ठीक है। जैसे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ओरिजिन, ठीक है, इसमें इनका इंटरसेक्शन पॉइंट तो ऑलरेडी ओरिजिन है। अगर कोई लाइन ये है तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना। जैसे देखो लाइन ये लिख रखा है ax स्क्र, लाइन का इक्वेशन ये है 2hxy प्लस by स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना। ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, वो जैसे मान लो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मान लो एम एन है भाई, एम एन है, इन दोनों लाइन निकाल लोगे इंटरसेक्शन पॉइंट तो पार्शियल डेरिवेटिव वाले तरीके से, वैसे आएंगे नहीं ये, फिर भी पूछ ले तो कोई आपसे किसी उसमें एडवांस में कोई थोड़ी बहुत पूछ सकता है। तो इसका क्या इक्वेशन हो जाएगा, वो बन जाएगा एक्स की जगह हो जाएगा एक्स माइनस में एम का होल स्क्वायर माइनस में वाई माइनस एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ओरिजिन शिफ्ट वाला काम, एक्स वाई बाई 2h। और कोई पॉइंट हो तो उसको ओरिजिन मान लेना, ओरिजिन शिफ्टिंग का तरीका जानते हो। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा भाई एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अपना हैंड रेज कर सकता है। क्लियर हो गया भाई बच्चों ये? अब मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करूं फिर? हाँ भाई देखो, अब मैं एक बार आज थोड़ी सी प्रॉपर्टी बताऊंगा, आज ये एक ही मीटिंग लगाऊंगा बेटा आज तुम्हारी। ठीक है, ये आप रिवाइज कर लियो और सारा आज इंटीग्रेशन की, वो मैंने आपको बताया ही था। अब मैं आपको इंटीग्रेशन बताता हूँ, डेफिनाइट इंटीग्रल। कल जो मैंने आपको बताया था समझ में आ गया था? अब कुछ बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं डेफिनाइट इंटीग्रल की, है ना, उन प्रॉपर्टी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। भाई ओरिजिन को शिफ्ट करना, देखो ये मैंने x-1 लिखा ना, ओरिजिन शिफ्टिंग कैसे करते हैं देखो, आप किसी पॉइंट को ओरिजिन मान सकते हो। मैंने आपको बताया था ना, हम सबसे सबसे स्टार्टिंग में जो बेसिक सीखते हैं, हम डिस्कशन ओरिजिन के ऊपर करते हैं, क्योंकि ओरिजिन सेंटर्ड सर्कल पढ़ते हैं, ओरिजिन सेंटर्ड ही सारी चीजें पढ़ते हैं। फिर कहा भी अगर सेंटर दूसरा हो जाए तो जी देखो, जैसे ये पॉइंट था, ये ओरिजिन है, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, स्टार्टिंग में पढ़ते थे इसको एच के शिफ्ट कर देते थे आप, बस वही हुआ, आसान सा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, एच के। तो ये जो इक्वेशन नहीं है, इसके अंदर नए कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, देखो इसको एच के मान लिया तो भी ऑब्वियसली नए एक्सिस बनेंगे ये। तो कोई पॉइंट था, मान लो कोई पी पॉइंट हो, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई थे। अब एक्स तो ये डिस्टेंस मेजर करते थे ना, यहाँ से ये डिस्टेंस एक्स होती थी, ये डिस्टेंस वाई होती, ये तो एक्स होती थी, ये डिस्टेंस वाई होती थी। अब ये नए बन गए तो इसके नए कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स डैश वाई डैश। तो देखो कंपेयर करोगे तो ये क्या होगा एक्स डैश, ये क्या होगा वाई डैश। तो एक्स डैश की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी इस पूरे में से, ये एच है ना और ये के है,
तो इसमें से पूरे x में से h माइनस हो जाएगा ओरिजिन को शिफ्ट करोगे तो। अगर ओरिजिन को आप शिफ्ट करोगे, देखो ये यही लिखा है मैंने, इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड एट एच के, किसी दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया, कोई भी पॉइंट हो सकता कुछ भी, तो जो नए कोऑर्डिनेट्स हैं और नए किसी पॉइंट के ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, मान लो उसके नए कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश होगी, तो जो एक्स डैश है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, एक्स माइनस एच, और वाई डैश की वैल्यू किसकी होगी, वाई माइनस की। ठीक है, यहाँ शिफ्ट होगा पुराने कोऑर्डिनेट और उसमें क्या है देखो। अब मैंने यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया इसमें तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन था, ये कैसे लिख रखा है। आप इक्वेशन को भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब x की जगह क्या काम कर रहा है, अब इसको शिफ्ट कर दिया, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है 0 0, तो यहाँ इसको ऐसे लिख सकते थे ना तुम, a इंटू में x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस 2h। हाँ, यहाँ एक्स वाई की जगह भैया अब ये भी आएगा x माइनस एम इंटू में y माइनस एन, ये आएगा डिवाइडेड बाई 2h। ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस जीरो वाई माइनस जीरो ऐसे लिख सकते हो, प्लस b 2h b प्लस b y माइनस जीरो का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो देखो ये जो नया पॉइंट था ना, जैसे x है, x को किससे रिप्लेस कर दिया, इसमें x माइनस एच से। ठीक है, नया कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे इसमें, तो इसलिए ओरिजिन अगर 0 0 ये h के है, ओरिजिन शिफ्ट होगा तो x को किससे रिप्लेस कर दोगे, x माइनस एच से, y को y माइनस के से, तो वो ओरिजिन हो जाएगा। समझ गए बात भाई, क्लियर होगी बात ये। अब जैसे यहाँ इसका इक्वेशन लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी, ओरिजिन था 0 0। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट एच के की बजाय मान लो एम एन था, तो ओरिजिन को मान लो मैंने एम एन पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया, तो ये इक्वेशन भी तो शिफ्ट हो जाएगा ना उसी तरह से भाई बच्चों, है ना। तो जो x है, तो x डैश की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, x माइनस की, है ना। तो x का जो आर्बिटरी पॉइंट हम एक्स वाई ले रहे थे ना, तो x डैश y डैश होगा, तो x डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस m यहाँ पर, और y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस n। आगे आपको बात समझिए रख, ठीक है, ऐसे ओरिजिन शिफ्ट करते हैं भाई। बिल्कुल आसान सी बात है, किसी पॉइंट को आप ओरिजिन ले सकते हो, हम हर सारे रिजल्ट ओरिजिन के ऊपर पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर दूसरा कोई पॉइंट दे रखा होता है, वैसे जनरली तो इसी पे आते हैं, कोई का दिवर पॉइंट पूछ भी ले तो आपको ऐसे ओरिजिन शिफ्ट करते हैं। क्लियर हो गया भाई बच्चों, ये एक बच्चे ने ओरिजिन शिफ्टिंग पूछा था, क्लियर हो गई होगी बात। ठीक है भाई, अब देखो, अब जैसे क्या है, अब आप देखिए, मैं आपके इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज बता दूं भाई। देखो, अब मैं डेफिनाइट इंटीग्रल आपको बता रहा था, वो तो आपने सोल्व करा था, है ना। वो कल जो मैंने आपको बताया थे वो इनडेफिनाइट इंटीग्रल ही थे, उसमें बस सिर्फ एक बताया था कि भाई आप सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो उस हिसाब से वो भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्या, जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका जो है वो लिमिट भी चेंज कर देना उसकी उसी हिसाब से, ठीक है। अब मैं आपको लिमिट भी चेंज करनी आ गई, तो अब मैं इसकी कुछ अच्छी सी प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ, और इनके ऊपर क्वेश्चन डेफिनाइट इंटीग्रल में प्रॉपर्टीज बेस्ड होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल, ये अब आपको बता रहा हूँ मैं, ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल, देखो सबसे पहली बात तो भाई एक बात याद रखियो, जैसे ये इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ये जो एक्स है डमी वेरिएबल है यहाँ पर, इस एक्स की जगह वाई टी डब्ल्यू कुछ भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए टू बी एफ टी डी टी, एक्स की जगह टी रख दिया, क्योंकि अब आंसर तो वही आएगा ना, जैसे इसका इंटीग्रेशन जी एक्स है तो इसका जी टी हो जाएगा, अपर लिमिट बी माइनस लोअर लिमिट। तो आप ऐसे वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, ये डमी वेरिएबल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की वैल्यू बराबर है, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी। और एक जो है दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अब देखो भाई 10 मिनट रहते हैं इसकी, इफ इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर इसकी लिमिट को चेंज कर दोगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर होगा, इसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी, है ना। वीडियो क्लियर क्यों नहीं
ठीक है भाई बच्चों, तो इसके अंदर भी अगर लिमिट को चेंज करना हो ना, लिमिट चेंज करोगे, क्योंकि देखो ये भी आप कर लोगे आराम से। तीसरी जो प्रॉपर्टी, अगर लिमिट्स को चेंज करोगे, क्योंकि भाई देखो अगर मान लो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स मान लो जी एक्स है, ठीक है, तो ये जी एक्स बिटवीन द लिमिट्स ए टू बी हो गया, लगा लो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। बी टू इसको निकालोगे, इंटीग्रेशन ए टू बी टू ए करोगे एफ एक्स डी एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट जी एक्स, ये क्या हो जाएगा भाई, बी टू ए। अब यहाँ रखोगे जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी हो जाएगा। क्या ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव नहीं है, तो इसका आगे माइनस लगा दोगे तो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए बात बच्चों भाई। तीसरी जो प्रॉपर्टी है देखो, आसान सी प्रॉपर्टी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो तीसरी प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम, ये लिमिट्स को चेंज कर दिया। अब जो तीसरी वाली है, जैसे ए टू बी समेशन इंटीग्रेशन में कैसे करते हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसमें क्या है भाई, अगर मान लो इस इंटीग्रेशन को ये करना हो ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर आप ए से बी करना चाहते हो तो बीच में सी पे तोड़ लिया, तो ए से सी कर सकते हो और प्लस में सी टू बी कर सकते हो। आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि देखो इसका आंसर तो यही आएगा। ये देखो भाई, हालांकि इससे ऐसे समझते हैं कि सी मस्ट लाइज बिटवीन ए एंड बी, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, सी बाहर भी हो सकता है, बाहर का पॉइंट भी हो सकता है। इस प्रॉपर्टी को ध्यान से समझियो, ठीक है। क्योंकि देखो सोल्व तो कर ही लोगे इसको, देखो भाई इसका आंसर क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो ये आएगी। इसको निकालना चाहते हैं तो ये क्या होता है, जी ऑफ एक्स बिटवीन द लिमिट्स ए टू सी प्लस जी ऑफ एक्स बिटवीन द लिमिट सी टू बी। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जी सी माइनस जी ए प्लस जी बी, है ना, माइनस जी सी। तो ये जी सी कैंसिल हो जाएगा, तो जी बी, क्योंकि माइनस जी ऑफ ए। कोई फर्क पड़ा है इसमें भाई, क्या इसमें सी की जरूरत हुई कि ए और बी के बीच में होना चाहिए, लेकिन हम क्यों बाहर के पॉइंट पर जाएंगे, वैसे कहीं पर भी हो सकता है सी, लेकिन हम बीच का ही लेते हैं। जैसे इसमें यहाँ स्प्लिट कैसे करेंगे, इन जनरल इसमें समेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, तीसरी जो प्रॉपर्टी है, इन जनरल जो इंटीग्रेशन ए टू बी है एफ एक्स डी एक्स, तो समेशन यहाँ क्या हो जाएगा, ए टू सी वन एफ एक्स डी एक्स लिख दोगे, प्लस इंटीग्रेशन सी वन टू सी टू एफ एक्स डी एक्स लिख दोगे आप, प्लस इंटीग्रेशन सी टू सी थ्री एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो, और प्लस में लास्ट में इंटीग्रेशन सी एन माइनस वन सी एन एफ एक्स, कहीं पर भी स्प्लिट करना है, और प्लस इंटीग्रेशन सी एन टू बी एफ एक्स। ऐसे आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, यही आंसर आ जाएगा तुम्हें। ठीक है भाई बच्चों, ये समेशन होगा। फिर हम इसको ऐसे लिखते कहाँ है भाई, हम इसको जब तब लिखते हैं जहां वो फंक्शन वैल्यू चेंज करता है या जहां वो डिसकंटिन्यूस होता है। जैसे मान लो मैंने आपको कहा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 0 से 4 करना है, ये लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये इंटीग्रेट करना आसान सी बात है। हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन वहां पढ़ा था, पढ़ा ही नहीं, यहाँ पढ़ेंगे हम इसका लिमिट्स के अंदर। आपको पता है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, इसकी जो वैल्यूज होती है, एक तो जीरो होती है, 1 2 3, 0 से 4 में यही आएंगी। जब जीरो तो कब रहेगी, जब जीरो इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन वन हो। वन कब रहेगी, वन इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन टू हो। टू कब रहेगी, टू इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन थ्री हो। और थ्री कब रहेगी, जब थ्री इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन फोर हो। ऐसे होता था ना, ये तीन चार वैल्यू होती हैं। तो ये वैल्यू चेंज करता है, तो इसको हम इस तरह तोड़ेंगे, इसको अंदर ये वैल्यू चेंज कर रहा है, तो इसको लिखेंगे हम 0 to 1 जीरो डी एक्स, 0 से 1 में इसका आंसर जीरो होता है, प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन 2 to 3 2 डी एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन 3 to 4 3 डी एक्स। आ गई आपको बात। ऐसे जहां जहां वैल्यू चेंज करा था वहां इसको स्प्लिट करेंगे, जहां फंक्शन वैल्यू चेंज करता वहां पे करेंगे, याद रखना बात भाई इस प्रॉपर्टी। तो अब जैसे ये क्या हो जाएगा, जीरो का इंटीग्रेशन तो जीरो हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, एक्स आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स बिटवीन द लिमिट्स 0 to 1, प्लस टू इंटू में ये क्या हो जाएगा, ये भी एक्स बिटवीन द लिमिट 2 to 3, प्लस ये कितना हो जाएगा, 3x बिटवीन द लिमिट्स 3 to 4। तो देख भाई बच्चों, इसका आंसर तो आ जाएगा 1, इसका 2 आ जाएगा, ये 3 माइनस टू 2 होगा, यहाँ भी 3 कॉमन आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी 6 आंसर आ जाएगा इसका। समझ गया आप बात, ये ऐसे सोल्व करना है।
इस पे और जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले 0 to 2.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, याद अब क्या करोगे, इसमें भी उसी तरह से इसकी वैल्यू लिखोगे। देखो जब x 0 से 2.5 है, फंक्शन में मैंने कई बार एग्जांपल दिए थे, बताए भी थे भाई, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में यूज होंगे सारे। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 से 2.5 है, तो x स्क्वायर कहां से कहां बिलोंग करेगा, जब x 0 से 2.5 है तो x स्क्वायर कहां से कहां बिलोंग करेगा, 0 से 6.25 करेगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या होगा आपका, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है 0 से एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 6.26 है, तो 0 1 2 3 4 जैसे देखो। अब ये एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा भाई बच्चों, वो आएगा 0 1 2 3 4 5 और ये 6 होगा या नहीं होगा। 0 कब होगा, जब 0 इज लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 1 हो। 1 कब होगा, जब 1 इज लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 2 है ना। 2 कब होगा, 2 इज लेस देन, उसी तरह से एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर लोगे रूट लोगे तो ये 1 से रूट 2 हो जाएगा, समझ गए बात ये। तो ये पता कैसे स्प्लिट हो जाएगा इसका, देखो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, मेरे ख्याल से समझ लियो, समझ गए होगे आप, इतने तो अच्छे बच्चे हो। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 0 dx, इंटीग्रेशन 1 to रूट 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम तो x पे कर रहे हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना कि dx कर रहे हैं, ठीक है, x स्क्वायर कर रहे हैं, तो 1 से रूट 2 होगा तो dx हो जाएगा, प्लस बस ये इतना ही ध्यान रखना, इंटीग्रेशन रूट 2 टू रूट 3 2 dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन रूट 3 टू रूट 4 यानी 2, ठीक है, चाहे रूट 4 लिख देना कंफ्यूज हो तो, रूट 4 3 dx, प्लस इंटीग्रेशन रूट 4 टू रूट 5, क्या आ जाएगा भाई बच्चों 4 dx, प्लस इंटीग्रेशन रूट 5 टू रूट 6, रूट 5 टू रूट 6, रूट 5 टू रूट 6 कितना हो जाएगा 5 dx, और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ रूट 6 टू 2.5, क्योंकि 2.5 से ज्यादा जाना नहीं ना हमने, ये आ जाएगा 6 dx। अब इसको अलग अलग सोल्व, देखो इसका आंसर तो 0 हो जाएगा, इसका x आएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, लिख दो डायरेक्ट x बिटवीन द लिमिट्स 0 1 टू रूट 2, प्लस इसका हो जाएगा 2 इंटू में x बिटवीन द लिमिट्स रूट 2 टू रूट 3 इक्वल्स टू, प्लस ये क्या हो जाएगा 3 इंटू में x, ये क्या होगा रूट 3 टू रूट 4, लिख लोगे भाई, ये वैल्यू इसने पूरे सोल्व कर लिया इसके अंदर, ठीक है। कभी भी कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख रखा होगा तो उसको ऐसे सोल्व करेंगे, याद रखना आप बात, ठीक है। कोई भी सोल्व करना है, कुछ भी सोल्व करना है, आप ध्यान रखना उसको इस तरह सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है ना। ये ऐसे ही मॉडुलस में कोई दे रखा होगा, उसको भी आप ऐसे ही सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है भाई बच्चों। तो आप ऐसा करियो भाई, ये सोल्व कर लोगे ना इसको, और प्रॉपर्टीज मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा, आज आज एक ही मीटिंग रखना अभी, ठीक है, अभी मीटिंग ओवर होने वाली है, ठीक है भाई बच्चों।